चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शहंशाह। वो डिसाइड करेगा कि हम एक सफल निवेशक बनेंगे या नहीं बनेंगे। वी शुड कंडक्ट विथ आवर मनी। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुखाए, सार सार को गही रहे थोथा दही उड़ाए। मुझे एक ऐसा एडवाइजर चाहिए जो सूप की तरह हो, मेरे पोर्टफोलियो को मीनिंगफुल बनाए। अगर आप आज 25 साल के लड़के को बोल दो कि रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, तो वो इमेजिन ही नहीं कर सकता, क्योंकि 35 साल आगे की बात कर रहा हूँ। वो व्यक्ति सोच ही नहीं सकता, तो कोई डिसीजन ही नहीं लेगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो पहले दिन ये डिसाइड होना चाहिए कि इसको खर्च कैसे करें। तो कबीर साहब कहते हैं कि कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला, कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना ढेला। तो 14 साल तो बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता है। क्या आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स थे, या आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले, या आपने पहले दिन से ही डिसाइड किया था कि भाई मैं तो मतलब कैसे अप्रोच किया? Hello, welcome to another episode of This or That. I am Bhartinder Singh. Our today's guest is Mr. Vinayak Sapre. He's a finance professional. He is financially free from 2011. He used to work with AIG Investment, Franklin Templeton, Kothari Pioneer. From 2011 till now, he's been very actively writing, speaking. He goes to multiple news channels, writes online. He tries to talk about financial planning and financial freedom through stories, dohas. So it's going to be a very interesting conversation with him. Hello, sir. Thank you very much for coming today. Thanks, Bhartendra, and for giving me the opportunity. I hope this conversation is going to be very interesting. हम भले ही मैंने इंट्रोडक्शन इंग्लिश में किया हो, बट हम हिंदी में बात करेंगे। तो सर एकदम स्टार्ट करते हैं। यू आर फाइनेंशियली फ्री, और पहले तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डज इट मीन टू बी फाइनेंशियली फ्री? मेरे लिए फाइनेंशियली फ्री की परिभाषा ये थी कि मैं वो करूं जो मैं चाहूं। मैं कोई चीज़ करना चाहूं तभी करूं, और जो अगर मुझे नहीं करना है तो मैं ना करूं। तो कबीर साहब का एक दोहा है ऐसा कि चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शहंशाह। वो कहते हैं कि मेरी डिज़ायर ख़त्म हो गई है, मैं आज एक पंछी की तरह हूँ, आकाश में उड़ने वाला, अपनी मर्जी से उड़ रहा हूँ, जहाँ मर्जी होती है बैठ जाता हूँ। तो वो मेरे एक कह लीजिए कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बन गया। मैं वो सारे काम जो मुझे करने थे, जो नौकरी में रहते हुए मैं नहीं कर पा रहा था, अब मैं वो कर सकता हूँ। तो उसके लिए लेकिन ज़रूरी ये था कि फाइनेंशियली फ्री होना ज़रूरी था, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड, परिवार का जो बैकग्राउंड है, वो था कि सब लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं। राइट फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, माता पिता भी नौकरी करने वाले थे। और ऐसा जब जहन में ख्याल आया कि 14 साल बाद छोड़नी है या अपना खुद का काम करना है, तो ऑब्वियसली घर में लोगों को पसंद नहीं था। मैं अपने माता पिता की बात कर रहा हूँ, उसमें तो शादी नहीं हुई थी, लेकिन ये चीज़ ज़रूर थी कि मुझे ऐसा कुछ करना था कि लोग जाने मुझे, और वो उसके लिए ये था कि कर क्या सकते हैं। तो परिवार में ड्रामेटिस्ट लोग हैं, ताऊ जी थे, पिताजी थे, लिखने का शौक़ रखने वाले लोग थे, ताऊ जी लिखते भी थे। तो मैंने कहा अपने को ये आता है, लेकिन नौकरी ऐसी कंपनियों में थी जहाँ मैं लिखना अलाउड नहीं था। तो फिर अपने आप को कैसे व्यक्त किया जाए, कैसे एक्सप्रेस किया जाए, उसके लिए फिर मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहले ध्यान दिया। और बस ईश्वर की कृपा थी कि वो 2011 में मिल गई। तो 14 साल मैंने सोचा था, और 13 साल 11 महीने मैंने नौकरी की। तो मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं वो हो गया। बीच में ऐसा लगा था कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन 2010 में जब मैं AIG में था, एक रिटेंशन बोनस आया। तो रिटेंशन बोनस ने वो समस्या भी दूर कर दी, और मैं ये कर पाया। पहली चीज़ जो मुझे फाइनेंशियली फ्री होने के बाद करनी थी, दैट आई वांटेड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद माय किड्स। मैं अपने बचपन को वापस जीना चाहता था। कहीं जो कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो वो बचपन में उसको वापस जीना चाहता था। वो अब मैं समय को तो बदल नहीं सकता, लेकिन वो जो बच्चे हैं उनके साथ अगर मैं खेलूँ तो मेरा बचपन वापस आ जाए। तो वो 4 साल किया मैंने, काफ़ी 2011 से 15 तक, स्पेशली बड़े वाले बच्चे के साथ। छोटा तो सिर्फ 1-1.5 साल का था उस समय जब मैंने नौकरी छोड़ी। तो 2015 तक बड़ा वाला बेटा 11 साल का हो गया, और मैंने उसके साथ इतना समय बिता दिया था कि अब जैसे उसको ये हो गया कि भाई माफ़ करो, अभी जाओ यहाँ से।
तो फिर मैंने अपना फोकस लिखने पे शुरू किया, रादर पब्लिक स्पीकिंग पे पहले शुरू किया, और एडवाइज़र्स के लिए प्रोग्राम बनाना शुरू किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, ये चीज़ हमेशा दिमाग में थी कि हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट है या फाइनेंशियल प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन सुंदर कॉन्सेप्ट है। इसको जनसाधारण तक पहुंचाने की ज़रूरत है, लेकिन जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए जनमानस की भाषा बोलना ज़रूरी है ना। तो हम लोग बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे, अंग्रेज़ी में कह रहा हूँ मतलब क्लिष्ट बात कर रहे थे, तो कॉम्प्लेक्स था वो, चाहे वो पढ़े लिखे लोगों के लिए भी उनके सर के ऊपर जा रहा था। मैंने कहा इसको सरल करते हैं, इसको सरल करने के लिए इसको वो तरीके से लाते हैं, जिस तरीके से लाते हैं कि अगर हम इसको भारतीयकरण कर दें तो ये नूक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, गली कूचे में जा सकता है। तब वहाँ से ये ख्याल आया कि कर क्या सकते हैं। तो बिहेवियरल फाइनेंस में पढ़ रहा था 2003 से, तो उसमें एक चीज़ जो मुझे समझ में आई कि हम एक सफल निवेशक या हैप्पी इन्वेस्टर बन सकते हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, हम अपने पैसे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, वो डिसाइड करेगा कि हम एक सफल निवेशक बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो हाउ वी शुड कंडक्ट विथ आवर मनी। अगर आप कबीर और रहीम के दोहे सुनिए या और भी संतों के दोहे सुनिए, ये सब लोग एक मैसेज देते हैं, बॉटम लाइन एक ही है कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है। आपका कंडक्ट विल डिसाइड आप एक अच्छे इंसान बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आपका कंडक्ट विल डिसाइड फाइनेंस के एरिया में कि आप अच्छे निवेशक बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो मैंने इन दोनों को मिलाने की कोशिश की और करीब 4000 दोहे पढ़े। उसमें से 40 अपने को दोहानोमिक्स में दिखाई देते हैं, 30 में जो एडवाइजर्स के लिए। दोहानोमिक आपकी बुक जो है? दोहानोमिक्स जो मेरी पुस्तक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में है। पहला जब ये एडिशन आया था तो इंग्लिश हिंदी मराठी 3 भाषाओं में था, अभी हम इंग्लिश और हिंदी में लेके आए। अगर हमें बोलना है कि इतने सालों की आपकी जो भी रिसर्च रही है या जो भी आपने दोहे लिखे हैं, एक ट्रुथ अबाउट इन्वेस्टिंग, एक सच्चाई की, ये अल्टीमेट सच्चाई है इन्वेस्टिंग की, तो क्या बोलेंगे आप? मैं एक चीज़ जो जानता हूँ कि इन्वेस्टमेंट क्या है या सेविंग क्या है। सेविंग इज डेफर्ड स्पेंडिंग। आपको उस पैसे का मजा तभी आएगा जब आप उसको खर्च करोगे। जुटा जुटा के कुछ नहीं होगा, आपको उसका आनंद नहीं आएगा। आप दिखा सकते हो कि अच्छा मेरे पास बड़ी गाड़ी है, या आप अपने आप को खुश कर सकते हो 100 करोड़ हो गए, 200 करोड़ हो गए, 300 करोड़ हो गए, लेकिन अगर आप उस पैसे का मजा नहीं ले पा रहे। अक्सर ऐसा होता है कि हम इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करते जाते हैं, जुटाते जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर खर्च नहीं करते, है ना, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है आप कह लीजिए। तो मुझे कबीर साहब का वो दोहा पसंद है जो, और वो मुझे लगता है कि लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए। जब हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात करते हैं कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो पहले दिन ये डिसाइड होना चाहिए कि इसको खर्च कैसे करना है। तो आपके हैप्पीनेस को जो पॉइंट है ना, वो वहीं पहले दिन से जुड़ गया। तो आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में 3 सवाल आते हैं हर बड़ा डिसीजन लेने के लिए, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। ये सीक्वेंस गलत है। सीक्वेंस व्हाई, हाउ एंड व्हाट होना है। तो कबीर साहब कहते हैं कि कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला, कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना ढेला। आप जब जाओगे तो आपके हाथ एक ढेला भी नहीं जाने वाला है। तो यू बेटर एंजॉय दैट मनी, राइट। उस पैसे का इस्तेमाल करना भी उतना ही ज़रूरी है, और अगर वो आप बुनियादी मूल मंत्र आप बना लें तो इम्पोर्टेंट है। तो 14 साल तो बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता है। आपने 14 ईयर्स में, तो क्या आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स थे या आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले, या आपने पहले दिन से ही डिसाइड किया था कि भाई मैं तो इतना % अपना सैलरी या व्हाट इनकम अपना सेव करूँगा? व्हाट वाज, मतलब आपका क्या थॉट प्रोसेस क्या था आपका, मतलब कैसे अप्रोच किया आपने? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक तो ये कि यू नीड टू स्टार्ट अर्ली। तो मेरे साथ कैसा हो गया कि मैंने अपने आप पे एक बोझ डाल दिया कि 14 साल, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो उम्र ये नहीं थी कि, और जो कि मैं उसके पहले मैं न्यूज़पेपर में था, काम कर रहा था, तो इतनी अकल तो नहीं थी कि कितना पैसा चाहिए, लेकिन इतना मालूम था कि बहुत पैसा चाहिए। तो उसके लिए मुझे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। 2-3 चीज़ें जो काम में आई, जो बैकग्राउंड था कि हम खर्चीले परिवार से थे नहीं,
है ना। तो कंजूस नहीं थे लेकिन खर्चीले नहीं थे, तो नीड और वांट का फर्क एक मालूम था। और फिर उसके बाद पत्नी भी ऐसी मिली कि वो भी ऐसे बैकग्राउंड से आ गई, तो खर्चीला स्वभाव हमारा था नहीं। दूसरा किस्मत, 2003 से 2007 तक हमने सेकुलर अप ट्रेंड देखा, तो वो काम कर गया। और तीसरा ऑन माई वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम अच्छे लोग मिलते गए जिन्होंने जैसे 2003 में से जब मैंने बिहेवियरल फाइनेंस पढ़ना शुरू किया तब समझ में आया कि भाई कंपाउंडिंग जो है, मैं स्कूल में मार्क्स अच्छे मिल गए लेकिन अगर इसको फलीभूत कराना है, अपने जीवन में लाना है इसका इम्पैक्ट, तो अपने को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा और हर इंक्रीमेंट के साथ जो SIP का अमाउंट है वो बढ़ाते जाने की ज़रूरत है। और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए मेरे दिमाग में जो ये था, इसको चैलेंज करने वाले लोग कर सकते हैं निश्चित तौर पे, कि सर पे लोन नहीं होना चाहिए। जब मैं नौकरी छोड़ूं तो ऐसा फलाना पर्टिकुलर तारीख को EMI हिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि खाली बैठूंगा, मेरा उद्देश्य था कि मैं वो करूंगा जो करना चाहता हूँ। तो मैं कमाई बंद नहीं करूंगा, लेकिन वो कमाई की शाश्वती नहीं होगी, वो निश्चित नहीं होगा कि वो उतनी पैसे जैसे मिल रहे थे वैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो उस कारण से ये था कि भाई मुझे EMI की सरदर्दी नहीं चाहिए। और मेरी, जैसे मैंने आपको कहा, नीड और वांट का फ़र्क अच्छी तरह से परिवार में भी, अब बच्चों को भी मालूम है। आपको जान के आश्चर्य हुआ, मेरे पास कार नहीं है। तो मैं पिछले, मतलब जब थी तब खड़ी रहती थी, फिर 5 साल से ज़्यादा हो गया मैं अपनी कार बेच चुका हूँ और सुखी हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप, जब मैंने ये सोचा, और आज भी मैं जब भी कोई चीज़ काम करने की बात करता हूँ तो कई बारी मैं सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ कि मैं ये करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें से बहुत सारे लोग सिर्फ ये जानने में इंटरेस्टेड है कि ये बस फेल होना चाहिए, है ना। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं तो वो पूछेंगे अच्छा कहाँ तक पहुँचे। जैसे 2023 में मैंने जनवरी में बोल दिया कि मैं 1500 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो कुछ एक महानुभाव ऐसे थे जो हर महीने एक बार फ़ोन करके चल रहा है कि नहीं। अब वो आपके ऊपर एक प्रेशर आ गया। हाँ, और हुआ ये कि 1800 किलोमीटर दौड़ गया मैं। एक शुरू से आदत सी बन गई है कि खुद को चैलेंज करना अच्छा लगता है। तो जब 97 में खुद को चैलेंज किया था, तो अभी भी चैलेंज करता रहता हूँ कुछ ना कुछ छोटे मोटे। तो अगर आप जितनी भी क्वेश्चंस देखेंगे सोशल मीडिया पे, पॉडकास्ट में जो, या लाइव चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे जो लोग पूछते हैं, या जो आप कमेंट्स देखेंगे ऑन डिफरेंट पॉडकास्ट और या मेरी पॉडकास्ट पे, उसका सारांश अगर निकालेंगे तो लोग यही जानना चाहते हैं कि मेरा मैक्सिमम रिटर्न कैसे बन जाए। ठीक है, उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं है सब ज्ञान में, अल्टीमेटली वो चाहते हैं बस मुझे बता दो कि क्या करूं कि मैक्सिमम रिटर्न बन जाए। तो उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे, और आपकी क्या अप्रोच रही है, मतलब किस तरह के प्रोडक्ट्स आपने, जब आप इन्वेस्ट करते थे तो आप क्या सोचते थे? दोनों अलग अलग तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। ओके, तो एक तो ये कि मैक्सिमम रिटर्न की कोई परिभाषा नहीं। फॉर एग्जांपल, हम 5 लोग इस कमरे में बैठे हैं और मैं एकदम कॉलर खड़ी करके बोलूँ मेरा 15% रिटर्न छूटा है, तो मेरी खुशी 2 मिनट में काफूर हो सकती है। जब बाजू वाला बोले कि मेरा 18% छूटा है, उसकी खुशी कम हो सकती है जब उसके बगल वाला बोले 20%। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मैक्सिमम रिटर्न, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बेस्ट रिटर्न, है ना। वो तो समय निर्धारित करता है। अगर आपने कौन से समय में इन्वेस्ट किया हुआ होगा, कितना समय उसको दिया है, वो सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो मराठी का एक सरनेम है, उससे बताता हूँ कि अगर ये भगवान ने कहा कि सबका एक ही सरनेम होगा। आई एम सॉरी टू द पीपल जिनका ये सरनेम है, मैं अभी पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ उनसे, कि अगर ईश्वर ने कह दिया कि पूरे विश्व में एक ही सरनेम होगा, ठीक है, और वो सरनेम होगा उनके स्वभाव के वजह से, तो जो एक कॉमन स्वभाव है लोगों का उस वजह से, तो कॉमन स्वभाव की वजह से क्या सरनेम हो सकता है? वो सरनेम है पोट दुखे। है ना, जब हम कहते हैं कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखाई देता है,
तो पोट दुखे मतलब क्या है? वही है कि अगर मेरा 15 आया, किसी का 18 आया, तो मेरा पेट में दर्द होने लगेगा। 18 वाले का पेट दुखेगा अगर किसी का 20 आया, तो वो तो चलता रहेगा। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बेस्ट रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न। और जो मैंने पहले बात कही कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आपको 50 ओवर में 300 रन बनाने हैं, तो आपको सिंगल डबल खेल के काम नहीं चलेगा, आपको बड़े शॉट्स खेलने ही पड़ेंगे, है ना। अगर आपको 50 ओवर में 150 रन बनाने हैं, तो आपको ज़बरदस्ती चौके सिक्के मारने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बिला वजह रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका उद्देश्य क्या है वो मैटर करता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो हर महीने कुछ पैसा डाल रहा है, 15-20 साल के बाद वो पैसा वेल्थ क्रिएट हो जाती है, वो एक निश्चित जगह पहुंच जाता है। एक है जो हर महीने बहुत सारा पैसा बनाने के चक्कर में 20 साल तक यही स्ट्रगल चल रही है उसकी कि मुझे बहुत सारा पैसा बनाना है। चूंकि वो डिसीजन उसका है, तो इसके लिए वो बैकफुट पे जा नहीं सकता, उसको करेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन वो शनिवार को बैठ के स्ट्रैटेजी बनाता है, संडे खराब करता है कि हाँ, है ना, आप वाकिफ होंगे इस चीज़ से कि वो स्ट्रैटेजी बनाता है कि अच्छा अगले हफ्ते जो एक्सपायरी आ रही है उसका मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप इतनी जद्दोजहद कर रहे हो किस लिए? आप जिंदगी तो नहीं जी रहे हो ना। एट द सेम टाइम समबडी हु इज इन्वेस्टिंग एवरी मंथ बोला कि हाँ ठीक है भाई, चलता रहेगा, बोरिंग है, होने दो। लेकिन जिसको एक्साइटमेंट चाहिए, तो उसकी एक्साइटमेंट में उसका पैसा नहीं बनता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको एक्साइटमेंट चाहिए तो आप बंजी जंपिंग कर लो या और कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट खेल लो। पैसे से क्यों मजाक करते हो? आपकी हार्ड एंड मनी अगर है तो आप उसके साथ इस तरह से आपको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। द प्रॉब्लम इज पीपल डू नॉट लिसन टू अस, क्योंकि उनको हमारी बात जो है वो बोरिंग लगती है। और हमें दुख होता है कि ये इतना समझाने के बाद भी ये पैसा नहीं बना पा रहा है या ऐसी हरकतें कर रहा है। तो हमारे दिल से एक दोहा निकलता है, वो दोहा ये है कि साँचे कोई न पति जई, झूठे जगपति आए। पीपल फॉल प्रे टू टॉल क्लेम्स, है ना। वो ग्लैमर वर्ल्ड हो या फाइनेंशियल सर्विसेज में झूठे का बोलबाला होता है अक्सर। दैट्स द रीज़न। मतलब एक कारण ये है कि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पैसा लोगों ने गारंटीड स्कीम में गवाया है ना। राइट फ्रॉम जो मुझे याद आता है 90s से लेके अभी तक में, कि उस गारंटीड में लोगों ने पैसे ज़्यादा गवाया है, क्योंकि बड़े बड़े वादे किसी ने कर दिए। तो कबीर साहब कहते हैं कि साँचे कोई न पति जई, झूठे जगपति आए। लोगों को सच्ची बात में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को झूठी बात के पीछे वो लोग जाते हैं। ये कुछ इस तरह से है कि गली गली गोरस फिरे, मदिरा बैठी बिकाए। दूध को बिकने के लिए गली गली घूमना पड़ता है। हमको आपको बताने के लिए अलग अलग जगह जाके इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं, ऐसे पॉडकास्ट करते हैं कि अच्छा ठीक है, ये अपने गाड़ी मेहनत की कमाई के साथ न्याय करेंगे शायद, इस हमको बताना पड़ता है। तभी पता चला एक एडवर्टीजमेंट आ गई, वो बताएगा कि 3 महीने में कैसे पैसा डबल करें, 6 महीने में डबल करें, अपनी लैविश लाइफस्टाइल दिखाएगा और आप उसके पीछे हो लेते हैं। मदिरा बैठी बिकाए, शराब को बिकने के लिए घूमना नहीं पड़ता, वो बैठे बैठे बिक जाती है। तो एक्साइटमेंट अगर आप ढूंढ रहे हैं तो उसमें वही होगा कि आप इवेंचुअली यू विल एंड अप लूजिंग मनी। तो क्या है फिर एक अच्छा इन्वेस्टर किसे बोलेंगे आप? कौन है अच्छा इन्वेस्टर, और अच्छी इन्वेस्टिंग के लिए क्या मुझे करना है या किसी को भी करना है? टेम्परामेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। टेम्परामेंट, आपका टेम्परामेंट क्या है कि मैं ये फलाना निवेश कर रहा हूँ, अगर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कर रहा हूँ या रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूँ, जो भी आप उसको नाम दे दीजिए, लेकिन वो टिका रहना चाहिए। हमारे ज़माने में जब तेंदुलकर नए नए आए, उसी समय एक खिलाड़ी था अतुल बिडाडे। तो मैं विनोद कांबली का एग्जाम्पल नहीं लेना चाहता हूँ, वो बहुत पुराना हो गया या बहुत घिसा पिटा सा हो गया। तो अतुल बिडाडे के लिए कहते थे कि उसको आप ऑन डिमांड 6 मार लेता था, लेकिन कितने दिन चला। टेम्परामेंट कहाँ है? जितने लोग बड़े लोग हैं, 10,000, 15,000, 20,000 रन बनाने, 15,000, 16,000 रन बनाने वाले, इनका टेम्परामेंट हैज प्लेड द मैक्सिमम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ। तो टेम्परामेंट चाहिए। अगर टेम्परामेंट अच्छा होगा तो आप एक सफल निवेशक बन सकते हैं। तो आपको अगर मैं ओशो साहब का एक उदाहरण अगर मैं दूँ, उन्होंने अपने एक डिस्कोर्स में एक बात कही कि हम हर कोई सांस लेता है, हर व्यक्ति सांस लेता है ज़माने में,
तो उस हिसाब से देयर इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बांसुरी, फ्लूट। सबको बजाने आनी चाहिए, लेकिन वो सबको बजाने नहीं आती, क्योंकि उसके लिए एक टेम्परामेंट चाहिए। मनी मेकिंग इज मोर ऑफ एन आर्ट देन साइंस, है ना। वो एक्सेल शीट पे पैसा बनता नहीं है, पैसा बनता है आपके टेम्परामेंट से, आपके स्वभाव से पैसा बनता है। और जो नहीं बनाते हैं फिर वो उन चंद लोगों को गालियाँ देते हैं जिन्होंने पैसे बना लिए हैं। राइट। तो ये है सब, जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं ना, उसका जो उत्तर है, जो उसका सॉल्यूशन है, वो अंदर ही है। कबीर साहब जब ये कहते हैं ना, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, सॉल्यूशन हमारे अंदर ही है। हम बाहर देख रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि अरे कोई चमत्कारी मिल जाए जो मुझे स्काई रॉकेटिंग रिटर्न दे दे। वो कभी नहीं होने वाला, लेजिटिमेटली तो नहीं होने वाला। तो टेम्परामेंट की थोड़ी और बात करते हैं, अगर दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो टेम्परामेंट से एक तो होगी सेविंग, कि भाई हम अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें और पैसा बचाएं। और क्या मायने हैं टेम्परामेंट के, मतलब अदर देन यूजिंग द मनी वेल, सेविंग इट वेल, अननेसेसरी खर्चा नहीं करना है जी। बट पहले शायद लोगों के पास इतने ऑप्शन नहीं हुआ करते थे खर्चा करने के लिए भी। लाइक अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ तो उन्होंने तो शायद, आई डोंट रिमेंबर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन इक्विटी, पर उन्होंने घर भी बना दिया, 3 बच्चों को पढ़ा भी दिया, और अभी भी उनके पास पैसे हैं। बिल्कुल। तो अभी तो इतने ऑप्शन है लोगों के पास, जोमेटो भी है, यूपीआई भी है, मॉल्स भी हैं जी, ट्रैवल भी करना है। बिल्कुल। तो आज की जनरेशन के लिए आप क्या बोलेंगे कि हाउ विल दिस टेम्परामेंट प्ले आउट? अब उनसे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार नहीं, हम ना घूमने जाएंगे ना गाड़ी खरीदेंगे। हाँ, देखिए, आप एक समाज का हिस्सा है। हाँ, है ना। हाँ, आप अलूफ तो नहीं रह सकते हैं। हाँ जी। आज के ज़माने में अगर आप देखिए, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, और मैं उस लाइफस्टाइल एक्सपेंस में स्कूल की फीस भी कहता हूँ। क्योंकि लाइफस्टाइल एक्सपेंस में का कारण क्या है कि बाजू वाले के पास कौन सी गाड़ी है, मेरे पास कौन सी गाड़ी है, वो कहाँ घूमने जा रहा है, मैं कहाँ घूमने जा रहा हूँ, वो कहाँ खाना खा रहा है, मैं कहाँ खाना खा रहा हूँ। सिमिलरली उसके बच्चे कौन से स्कूल में जा रहे हैं, मेरे बच्चे कौन से स्कूल में जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सब हो चुका है ना, और ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो आपके कंट्रोल में काफ़ी हद तक नहीं है, क्योंकि कितनी भी बड़ी बातें हम कर लें, मेरी स्कूलिंग तो ज़रूर सरकारी स्कूल में हुई है। आई एम श्योर, मुझे ऐसा लगता है शायद आपकी भी हुई हो। लेकिन हालांकि आप काफ़ी जवान हैं मेरे मुकाबले, लेकिन अगर आज आप मेरे से पूछेंगे मैं अपने बच्चों की स्कूलिंग कराऊंगा सरकारी स्कूलों में, तो उसका उत्तर है नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। लेकिन अगर मुझे ये संस्कार डालने हो अपने बच्चों में कि कहाँ आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप ख़त्म नहीं कर सकते, टू एन एक्सटेंट आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना उपाय बताता हूँ कि मैं जो करता हूँ या हमारे घर में जो चलता है। तो एक तो ये कि इतनी बातें उन लोगों ने सुन ली है ऑलरेडी कि वो एक जहन में उनके आ चुका है कि मुझे फालतू खर्च नहीं करना। कि पिछले हफ्ते मैंने अपने छोटे बेटे के लिए मोबाइल फ़ोन लिया है, और कल मैंने उसको बोला कि यार इसका ना तुम कवर बदल दो, ज़रा अच्छा सा कवर ले लो, तो जो फ़ोन के साथ आया था वो इस्तेमाल कर। बोला ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर उसके दोस्त अच्छा कवर इस्तेमाल जब कर रहे हैं तो वो भी कर सकता है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जब घूमने जाए, मान लीजिए मूवी देखने जाए, अब मूवी देखने जब आप जाते हैं तो टिकट से ज़्यादा खर्चा समोसे का है ना, और कोल्ड ड्रिंक का है। बेटे ने बोला कि ले लेते हैं, नाचोस लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक। हाँ ठीक है, तेरे पास तो है जी पे, कर लो। तब उसको लगता है कि ज़रूरत है क्या, वो भी पैसा आप ही का है। लेकिन अगर आपकी जेब से जा रहा है तो वो एंटाइटलमेंट है कि मुझे मिलना ही चाहिए। जब मेरी जेब से जा रहा है तो फिर सोचना पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं यहाँ खर्च कर दूंगा फिर कोई ज़रूरत होगी तो अरे दिया तो था यार। कहीं उनको एक जिम्मेदारी सौंप दीजिए। और एक कारण जो है जहाँ पे कि बच्चे बिना रुके आबाद खर्चा कर देते हैं, उसके पीछे कारण है कि आप बच्चों को वक्त नहीं देते, तो आप वो वक्त खरीदने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आप तो आपके अंदर एक अपराध बोध है, तो अपराध बोध को छिपाने के लिए आप जो चाहिए वो आप उसको देते हैं। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता उस वक्त कि इसका जो प्रभाव है
वो आने वाले समय में कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है उसके लिए भी और आपके लिए भी। नेक्स्ट एक थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने पैसे बचाए, तो जब हम इन्वेस्ट कर लेते हैं तब भी हम बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने जो इन्वेस्टमेंट जर्नी थी आपकी, वो 2000 से 2014 के बीच में या 13 के बीच में, जब लेमन ब्रदर हुआ था, तो आपका रिएक्शन कैसा था? क्या किया आपने, या आपको कितना अफेक्ट हुए थे आप उसमें? वो ब्लैक स्वॉन इवेंट था। हाँ। और उस दौरान इन्वेस्टमेंट उस समय उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जब भी आया, लेकिन मैंने जो एक गलत डिसीजन लिया डिस्पाइट बीइंग इनटू इन्वेस्टमेंट। 2021 जनवरी की बात है, जब भी बाजार 21,000 पे था, एक दिन मार्केट गिरा। हाँ। तो हमने स्विच मार लिया। मेरी एक एफएमपी भी चल रही थी, वो तोड़ दी मैंने। कि अरे उस समय ये था कि बाजार 21,000 का 40,000 हो जाएगा 6 महीने, तो मैं भी उससे प्रभावित हुआ टू एन एक्सटेंट। छोटा हिस्सा किया, लेकिन किया, क्योंकि नहीं करना चाहिए था। फिर तो आप अटक गए ना, फिर आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बाजार 60% वहाँ से गिर गया नीचे। तो फॉर्चुनेटली ये था कि ऐसे मार्केट में रिकवरी भी उतनी तेजी से आती है। और चूंकि 2008 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो हमारे इंटरनली हम बात कर रहे थे कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। तो हमने कई जगह जाके डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बताने की कोशिश की क्यों यहाँ से आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टमेंट देखिए, जैसे शुरू में आपने पूछा ना कि बेस्ट रिटर्न नहीं होता है, संभावनाएं होती है। जिंदगी की तरह इन्वेस्टमेंट भी संभावनाओं का खेल है। आप प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है वो मैटर करता है। तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऐसी थी कि भाई यहाँ से पैसा बनाने के मौके बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो संभावनाएं अगर आप देख पा रहे हैं, तो ऐसे भी लोग थे जो पिछले 20, 25, 30 साल से बाजार में थे। उन्होंने कहा कि अरे ये तो 4,000 पहुँच जाएगा, मार्केट 8,500 पे था, सेंसेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 4-4,500 पहुँच जाएगा। तो मैंने उनको पूछा कि क्यों पहुँच जाएगा, कारण कुछ होना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उनको एक बाबा ने बताया है ना। तो हमारे यहाँ, और ये 20-25 साल से कोई मार्केट में है उसने कही, इसलिए जब कोई मेरे से कहता है ना कि मैं 30 साल से 35 साल से बाजार में हूँ, तो मैं उस एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा मायने नहीं देता हूँ। कारण उसका ये है कि इसलिए नहीं देता हूँ, मैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू द पर्सन कि उन्होंने शायद पैसे बनाए हुए भी हों, लेकिन कई ऐसी घटनाएं होती हैं आपके 30, 35, 40 साल के बाद भी, क्योंकि इवेंचुअली आपका डिसीजन जो आप लेते हो ना, वो इमोशंस के आपके जो भावनाएं हैं वो आपको पुश करते हैं। तो मैंने ऐसे 30 साल पुराने लोग भी देखे हैं बाजार में। मुझे एक वाकया अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं शेयर करूं कि 2017 दिसंबर की बात है। मुझे एक बड़े सुपर HNI का फ़ोन आया, उनको कहीं से मेरा नंबर लिया और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा, विनायक जी आपकी किताब मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया है ये वो, हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। मैं पिछले 25-30 साल से बाज़ार में हूँ। और संजोग से उसके पहले ही मुझे एक और व्यक्ति मिल चुके थे 30-35 साल से, जिन्होंने कहा मुझे कि वो और उनके जैसे बहुत सारे दोस्तों ने पैसे गंवाए हैं। खैर, इन्होंने कहा कि हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं मिड कैप में, और मतलब मैं बना लूँगा, आप इसको बेचना और 30 से 35% तो छूट ही जाएगा। उन्होंने ये बात फ़ोन पे कही। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लैरिटी होना। तो मैंने उनको पूछा कि बड़ी अच्छी बात है, आप खाली मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये 30 से 35 छूट जाएगा आप बोल रहे हैं, ये 100 का बोल रहे हैं कि 100 पे बोल रहे हैं? फिर 2018 में क्या हुआ स्मॉल एंड मिड कैप में, तो वो व्यक्ति जो ऑलरेडी 25, 30, 35 साल से है बाजार में, उसने देख लिया कि 2017 में ऑलरेडी इतनी रैली आ चुकी है स्मॉल एंड मिड कैप में। वो फिर भी आशान्वित है कि नहीं, यहाँ से पैसा बनेगा। मैंने भले ही मजाक के तौर पे उनसे ये पूछ लिया, लेकिन फैक्ट ये है कि उनको लगा था कि 35% छूट जाएगा। तो इवेंचुअली हम सब हार्ड मास के बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक्सुबरेंस जो है ना, वो हमको खींच के ले जा, दोनों साइड में, ऑप्टिमिज्म में भी और पेसिमिज्म में भी, वो खींचता है एक तरफ। अब वो बहुत
भावनाओं पे कंट्रोल करेंगे तो गलतियां खत्म नहीं होंगी, कम होंगी। बस आपको वो करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आजकल एक बहुत कंसेप्ट लोग बात करते हैं फायर की, जी। रिटायरमेंट प्लानिंग से बेटर वर्ड है, तो इसके बारे में आपका क्या बोलना है? आप एक फाइल का भी कुछ बात कर रहे थे। जी। तो अगर आप मेरी ज़िंदगी देखिए तो वो फाइल जैसी है, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि एक तो ये मुझे रिटायरमेंट शब्द से, सॉरी टू से, बट लेकिन मुझे शब्द बहुत अच्छा लगता नहीं है। और दूसरी चीज़, पीपल डोंट बाय। अगर आप आज 25 साल के लड़के को बोल दो कि रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो वो इमेजिन ही नहीं कर सकता, क्योंकि 35 साल आगे की बात कर रहा हूँ मैं। और 2017 में मैंने ये बात लिखी हुई है अपनी किताब में कि नई रिटायरमेंट एज ना वो 45 टू 50 के बीच में होगी, 45 से 50। उसमें मैंने ये लिखा है कि 50 कैन बी न्यू रिटायरमेंट एज। अभी तो लगता है कि शायद 45 हो जाए। वो व्यक्ति सोच ही नहीं सकता तो वो कोई डिसीजन ही नहीं लेगा। अगर उसके बजाय मैं ये कहूँ कि 45 से 50 का हम प्लान करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, क्योंकि अगर वो रिटायरमेंट वर्ड इतना टर्म इतना हार्ड हिटिंग होता तो म्यूचुअल फंड के जो रिटायरमेंट के प्रोडक्ट है आज उसका कॉर्पस बड़ा होता। बात यह है कि सबको समझ में आता है लेकिन करना कोई नहीं चाहता, है ना। हेलमेट लगाना जरूरी है, लेकिन क्यों लगाना जरूरी है कि पड़ोसी का एक्सीडेंट हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता। तो हेलमेट लगाना जरूरी है, लेकिन फिर भी हम हेलमेट बिना लगाए निकल जाते हैं, जबकि मैक्सिमम एक्सीडेंट होते हैं रोड पे, तो अपने को हेलमेट लगाना चाहिए। खैर, तो मैंने कहा कि फायर जो टर्म है ये विदेश से आया है। कहते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। तो चूंकि मुझे रिटायर शब्द से तकलीफ थी तो मैंने कहा कि नहीं, इसको थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट की परिभाषा अगर मैं और थोड़ा विस्तार से बताऊं तो 25 साल के लड़के को मैं कहूँगी तुम्हारे रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा हूँ तो उसको क्या दिखता है, आप विजुअलाइज करिए कि 60 साल का है। आप खुद को अगर रखिए 25 साल के लड़के के जहन में, तो 60 साल की एज में उसको पता है क्या दिखता है। उसको दिखता है कि एक वृद्ध व्यक्ति है जो अपने नाती पोते को स्कूल बस पे छोड़ने जा रहा है, लौटते में पार्क में अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, या अपने परिवार की जो प्रॉब्लम है वो बाहर ले जाके बात कर रहा है। ऐसा हर कोई नहीं करता, लेकिन आमतौर पे ये इस मतलब तो, लेकिन ये कोई एक्साइटिंग चीज़ नहीं है। पीपल कैन नॉट प्लान कि अरे मुझे इतना पैसा इसलिए बनाना है कि मुझे जाके ज़िंदगी में ये करना है। वहीं अगर मैं कहूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम मैं ले लूँ, और फैक्ट है कि 60 साल तक बहुत कम लोग नौकरी कर पाएंगे अपनी इच्छा से, या उनकी कंपनी उनको अलाउ करेगी। दोनों चीज़ें हैं, बिकॉज ऑफ AI बोल दीजिए, बिकॉज ऑफ मशीनीकरण बोल दीजिए, ये सारी चीज़ों की वजह से। तो मैंने कहा फाइल करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाइफ एट ईज। मैं वो करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। हर किसी में हुनर है। आज आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या कंटेंट क्रिएटर हो चुके हैं। कुछ लोग और अपनी सारी चीज़, हर किसी का एक हुनर है, लेकिन वही कि वो पैसे का दबाव उनको मजबूर करता है कंटिन्यू करने। आज तक मैं तो नहीं मिला हूँ किसी ऐसे व्यक्ति से जो कहे कि मैं 25 साल से नौकरी कर रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है ना। तो मैं रोज सुबह उठ के दाढ़ी इसलिए एकदम जोश में बनाता हूँ कि भाई आज जाना है और बस फोड़ देना है ना। तो वो कर ही रहा है मजबूरी में। तो अगर मैं कहूँ भाई आप ये सोचो ना कि आप वो कर पाओगे जो करना चाहते हो, तो रिटायर नहीं होना है, वो करना है जो आप करना चाहते हो। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाइफ एट ईज, तो वो मेरा एक आधार है। लेकिन चक्कर ये होता है कि ये सब बताने के पीछे जब लोग जाते हैं, तो आज तो और भी लोग हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करने लगे। हालांकि मैंने 2017 में जब किताब में लिखा फाइनेंशियल फ्रीडम, तो उस समय लोग बात नहीं करते थे फाइनेंशियल फ्रीडम की। हम जब बताते हैं तो लोग यही सोचते हैं ठीक है कल से करते हैं। और क्यों ऐसा होता है कि हमारे जैसे जो लोग हैं ना, वो हर कोई ये बताता है कि पैसे कैसे बनाए, तो वो बोर हो चुका है कि जिसको देखो पॉडकास्ट पे देखो वो कह रहा है पैसे कैसे बनाए, इतने सारे गुरु मशरूम डप हो गए पैसे कैसे बनाए हर जगह पे। अब और गलती से आपने 2-4 लोगों को देख लिया तो उसके बाद आपके स्क्रीन पे आपके फीड पे वही आता रहेगा। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा दूसरे तरीके से कहते हैं कि पैसे कैसे गंवाए। तो
कहानी कुछ ऐसी है कि मेरे पास 25 साल का एक लड़का आया और उसने कहा कि सर मेरे लिए कुछ, मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग सुनी हुई है तो मेरे लिए भी कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, 15,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करो हर महीने एट 12%, 35 साल में 10 करोड़ हो जाएंगे। हालांकि 35 साल बाद 10 करोड़ की कोई वैल्यू होने वाली है नहीं ज़्यादा, लेकिन 10 नंबर याद रहे इसलिए मैंने आपको उदाहरण के लिए 10 करोड़। तो उसने कहा अच्छी बात है, अभी हेल्थ और वेल्थ हमेशा कल से शुरू होती है ना, कि मैं कल से जिम जाऊँगा, कल से दौड़ने जाऊँगा, कल से वॉक करूँगा, फलाना करूँगा। और आमतौर पे वो कल आसानी से आता नहीं है। इन्होंने भी कहा कि अगले महीने से शुरू करते हैं। अगले महीने मैंने उनके जब फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं बताना भूल गया, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था पिछले महीने, तो उसको मैंने 85,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन दे दिया और खुद के लिए 1,00,000 रुपये की 2 व्हीलर खरीद ली ताकि हम लोग घूम फिर सकें। 15,500 इंटू 12, 1,86,000, 1,85,000 खर्च हो गए। तो अभी इन्वेस्टमेंट अगले साल होगी, 35 साल के बजाय 34 साल होगी। निश्चित तौर पे 10 करोड़ से अब कम मिलेंगे। आपको अंदाज़ा है अभी फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी? फ्यूचर वैल्यू 10 करोड़ से 9 करोड़ हो जाएगी। 1,85,000 को डेफर किया, फ्यूचर वैल्यू 1 करोड़ कम हो गई। अगले साल मैंने उसको फ़ोन किया कि अभी शुरू कर लो। तो उसने बोला कि कर तो लेता सर, लेकिन घर वाले बोल रहे हैं कि कोर्टशिप हो गई बहुत, अभी शादी कर लो। मैंने कहा कर लो शादी। बोला कर लेता, लेकिन कर भी लूँगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगले साल से करूँगा, क्योंकि दोस्त लोग बोल रहे हैं ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मोबाइल। ठीक है, तो अब 34 के बजाय 33 साल, फ्यूचर वैल्यू 7.9 करोड़। तो हाउ टू लूज मनी? ऑफ कोर्स 25 साल का लड़का ये सब नहीं करेगा तो क्या विनायक सप्रे करेगा? 25 साल का लड़का इज सपोज टू डू ऑल दिस। तो अगर हम वापस जाते हैं कहानी में, तो जब मैंने उसको 15,500 की बात कही तो उसने कहा कि नहीं सर 15,500 तो नहीं हो पाएगा। तब मैंने उसको कहा कि ठीक है 5,000 इन्वेस्ट कर सकते हो विथ अ कमिटमेंट टू योर सेल्फ, क्योंकि रिटायरमेंट तुम्हारा है। गड़बड़ ज़्यादातर एडवाइज़र क्या करते हैं कि वो खुद पे कमिटमेंट ले लेते हैं, है ना, मतलब अंदर से उनको डर होता है कि क्लाइंट कहीं छूट न जाए। अगर आप उनको बोले कि भाई ये गोल तुम्हारा है, तुमको कमिट करना होगा, तो विद अ कमिटमेंट टू योर सेल्फ कि 5,000 आज कर रहा हूँ, हर साल इसको 11% से बढ़ाऊंगा, तो 35 साल में 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे। अभी सवाल ये आता है, चूंकि एक साधारण इन्वेस्टर जो है ना, वो गणित नहीं कर पाता, जो कठिन गणित है वो नहीं कर पाता, और तो वो ये कहता है अरे मेरी तो पगार ही बढ़ेगी 5-6%, तुम 11% की बात कर रहे हो। लेकिन मैं 5,000 का 11% कह रहा हूँ। आपकी पगार 50,000 है, आज आप 5% 5,000 से कर रहे हो। 50,000 का मान लीजिए आप सैलरी बढ़ी 6%, तो अगले साल हो गए 53,000 रुपये। लेकिन आपके जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो 550 रुपये से बढ़ रहा है, आपका 3,000 नहीं जा रहा है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि छोटे गणित लोगों को समझाने की ज़रूरत है, वो उनको समझ में नहीं आता है। थोड़ा विषयांतर हो रहा है, लेकिन मैं आपको कहूँ कि यही एक कारण है कि लोगों को गणित का न समझना। रियल एस्टेट इन्वेस्टर जो है वो खुश रहता है। आप ज़्यादातर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को खुश पाएंगे, लेकिन अगर आप उनसे उनका XIRR या IRR पूछ लीजिए तो उनको हवा नहीं होती है। ज़्यादातर रियल एस्टेट इन्वेस्टर किस में बात करते हैं, मैंने फलाना प्रॉपर्टी खरीदी थी 8 साल में डबल हो गई या 9 साल में डबल हो गई। उनको रूल ऑफ 72 नहीं पता, उनको रूल ऑफ 114 नहीं पता। तो कई बार चीज़ें ना मालूम होना आपके लिए खुशी का कारण बन जाती हैं। तो अगर 10 साल में किसी का पैसा डबल हुआ है रियल एस्टेट में, तो वो आदमी कह देता है कि 10% रिटर्न आया है। IRR निकालिएगा तो 7.2 है। हमारे जैसे ज़्यादातर ज्ञानी लोग क्या कर बैठते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञानी लोग, हम हमेशा CAGR में बात करते हैं। साधारण आदमी को CAGR नहीं समझता। अगर हम उसको गोल की बात करें, ये इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, गोल ये है, और हम यहाँ तक 11-12% के हिसाब से पहुँच जाएंगे,
हालांकि ये जर्नी जो होगी, ये आपको पहले दिन बताने की ज़रूरत है कि ये जर्नी जो होगी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, वो लीनियर नहीं होगी, वो उतार चढ़ावों से गुजरेगी। और तब वहाँ पर बतौर एडवाइज़र मेरा रोल आता है, मतलब वो जो उनका जो भी एडवाइज़र हो वो उनको बताए पहले दिन से कि ये जो ऊपर नीचे आएंगे, उस दौरान आपके भी इमोशंस ऊपर नीचे आएंगे, तो मेरा काम उस समय हाथ पकड़ के आपके साथ खड़े रहना है। आप जब मार्ग आप भूले नहीं जब, तो वहाँ पे मेरा काम आता है, काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कबीर साहब जैसे कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जाका पूरा मन। तो मेरा साधु यानी मेरा एडवाइज़र ऐसा होना चाहिए जिसका मन मेरे अंदर लगा हो, जाका पूरा मन, विपत्ति पढ़े छाड़े नहीं, चढ़े चौगुना रंग। बुरे वक्त में मेरा हाथ छोड़े नहीं, बल्कि 4 गुना ताकत से मेरे साथ खड़ा रहे। प्रॉब्लम ये होती है कि जब बाजार तेजी में होता है तो आपको हर तरफ एडवाइज़र दिख जाता है और जब बाजार गिरता है तो फिर वो इस टेबल के नीचे छिप जाता है। तो आपने जब इन्वेस्ट किया था तो आपके एडवाइज़र थे, आप खुद से इन्वेस्ट? नहीं, बिल्कुल एडवाइज़र थे मेरे साथ एडवाइज़र थे। और चूँकि मैं इकोसिस्टम में ही था तो मित्र भी थे, लेकिन एडवाइज़र हमेशा थे, जो कि उन्होंने पथभ्रष्ट होने से या कह लीजिए मार्ग भटकने से मुझे रोक लिया। तो हम ये बात करते हैं कि ये कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना चाहिए, तो एक और बहुत थीम बहुत बहुत पॉपुलर है, आप सुनेंगे, बाय एंड फॉरगेट। तो ये वर्क करती है, करी है लोगों के लिए बाय एंड फॉरगेट? ये सिंपल है, मैंने खरीदा भूल जाऊँ? बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि पैसा वही बनाते हैं या तो वो उनका ध्यान तो हो गया है, वो भूल चुके हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई है भी और नहीं भी। मेरे हिसाब से बाय एंड फॉरगेट काम नहीं करता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन इक्विटी काम नहीं करती ज़्यादातर जगहों पे, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन इक्विटी म्यूचुअल फंड हमेशा काम करती है। और जब मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ तो मैं 7 साल या उससे अधिक समय की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर रोड पे 4 लोगों से बात करिए, या आपके आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने 20 साल 30 साल पहले कोई स्टॉक ले लिया था किसी के कहने पे। मतलब हर तेजी में आमतौर पे लोग कोई ना कोई स्टॉक ऐसा खरीद लेते हैं ना, फिर आप उस पर बैठ गए, आज वो कंपनी डीलिस्ट हो चुकी है। तो वो जो है कि बाय एंड फॉरगेट अगर किया तब तो पैसा गंवा चुका है आदमी। उस परिभाषा में हम कहे तो उसको तो 20 साल में पैसा बना लेना चाहिए था। उसके साथ ये जरूरी है कि बाय गुड कंपनीज एंड फॉरगेट। अब वो गुड कंपनीज तो समय बताएगा कि ये गुड कंपनी थी कि बैड कंपनी थी। आपको पहले दिन तो बिल्कुल भी नहीं पता होता, ज्यादातर तो नहीं पता होता, आप तो गट फील में ही लेते हैं ना। सच बात तो ये है। और बड़े से बड़ा इन्वेस्टर पढ़ाई करता है, और बात वही है कि संभावनाओं की, वो ये सोच के इन्वेस्ट करता है कि इसकी संभावना है कि ये पैसा बनाएगी। इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कौन सा स्टॉक खरीदना है कब और बेचना है कब, या वो जो उसमें जो गलतियां होती हैं खरीदने और बेचने की, उसकी संभावना फंड मैनेजर जो करेगा वो बहुत कम होगी बनिस्बत मेरे आप जैसे एक रिटेल निवेशक के। क्योंकि उनके पास रिसर्च टीम है, उनके पास ब्रोकिंग टीम है जहाँ से कि उनको ये पता चलता रहता है, या वो मैनेजमेंट से मिलते हैं, बैलेंस शीट पढ़ते हैं। बतौर निवेशक आप इसमें से कुछ भी नहीं करते, तो बाय एंड फॉरगेट यहाँ पे काम नहीं करता। अगर आपने 10 साल पहले कोई म्यूचुअल फंड खरीदा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीदा है, तो 10 साल पहले जो उसका पोर्टफोलियो था आज वो पोर्टफोलियो नहीं होगा, शायद उसमें से एक भी स्टॉक ना हो। क्योंकि इस दौरान उस फंड मैनेजर ने बहुत सारी कंपनियां बेच के नई कंपनियां ले ली, लगातार कुछ ना कुछ करता रहा है। बतौर निवेशक वो आप नहीं कर पाते, बतौर डायरेक्ट इक्विटी निवेशक वो आप नहीं कर पाते, लेकिन बतौर म्यूचुअल फंड निवेशक आप वो कर पा रहे हैं किसी और के माध्यम से, जिसके लिए आप एक कुछ फीस दे रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल है ना। और मैंने क्यों 7 साल से अधिक की बात कही कि अगर आप ये देखें कि 7 साल का रोलिंग रिटर्न निकालिए एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का, पिछले 25-30 साल का जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो, या 15-20 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड हो, तो आप पाएंगे कि पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी जो हम बोलते हैं ना, वो जीरो हो जाती है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, अगर इस दौरान किसी ने भी 7 साल लिया।
और ये थोड़ा डेटेड डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा पुराना, 1 आध साल पुराना है। तो मैंने खुद ये काम किया हुआ था कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का जब ये निकाला तो 82% से अधिक समय में, मतलब जो डेटा में, लोगों का रिटर्न 12% से ज़्यादा का है। अभी बतौर निवेशक आपकी संभावनाएं वही है, आपकी संभावनाएं 82% लोगों में बैठने की ज़्यादा है कि 18% लोगों से ज़्यादा है? निश्चित तौर पर 82% में ज़्यादा है ना। 18% जो बचे हुए लोग हैं जिनका 12% से कम का रिटर्न है, वहाँ पे क्यों होगा कि आप एकदम तेजी में किसी के कहने पे आए होंगे और जब पेसिमिज्म आया तो आपने बेच के निकल गए। इसमें मेरा एक सवाल है, मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ कि जो नया इन्वेस्टर है वो बड़ा कंफ्यूज रहता है, इतने सारे फंड्स हैं, मैं कैसे खरीदूँ, कौन सा खरीदूँ। तो मेरा ये सवाल है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, आप स्टार्ट तो कर दो एक डाइवर्सिफाइड फंड लेके, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि पता नहीं क्या है। डज इट रियली मैटर कि मैंने एक लार्ज कैप खरीदा या मिड कैप खरीदा या फ्लेक्सी कैप खरीदा? तो क्या बोलना है इसके ऊपर आपके? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। वह लोग आते हैं अक्सर पूछते हैं कि मुझे बेस्ट फंड बताइए। हाँ जी। अच्छा, एक तो पहले कोई बेस्ट फंड नहीं होता, दूसरा कि कोई बोले कि लार्ज कैप खरीदना है कि स्मॉल कैप कि मिड कैप, वो तो समय डिसाइड करेगा। ठीक है, इसके पहले मैं एक स्पष्टीकरण दे दूं जो मैंने पिछली बात कही कि 12% से अधिक का रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 82%, तो वो 81 भी हो सकता है, 83 भी हो सकता है, मोटा मोटी इतने लोग हैं, तो मैं एक्यूरेट नंबर नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन ये नंबर है। कमिंग बैक टू द थिंग, तुलसीदास जी का एक दोहा है, वो कहते हैं कि तुलसी मेरे राम को रीछ भजो या खींच। मतलब वो कह रहे हैं कि राम का भजन करो। अभी कभी ऐसा होगा कि आप रीझे हुए हैं, मतलब खुश हैं, और कभी खींचे हुए हैं, यानी दुखी हैं या चिड़े हुए हैं, लेकिन आप राम का स्मरण करो। तुलसी मेरे राम को रीछ भजो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। मतलब वो जो बीज है, राम के नाम का जो बीज है, वो कभी अच्छे उससे हो, या जो बीज हम डालते हैं पौधे के लिए, वो उल्टा गिरा है कि सीधा गिरा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, पौधा तो आ ही जाएगा। आपने स्मॉल कैप लिया है कि मिड कैप लिया है कि लार्ज कैप लिया है, अरे शुरू तो करो। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना शुरू करो, जल्दी शुरू करो, आपका कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मैं तो कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बीइंग इन द इंडस्ट्री वो अपना मेरा पोर्टफोलियो दिखा देते कभी कभी। तो एक दोस्त का पोर्टफोलियो देख रहा था, 35-36 फंड्स है, रैंडमली कुछ भी खरीदा हुआ है, बट ऑलमोस्ट 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो उसमें क्या बुराई है? एक बहुत ही करीबी हैं, ऐसे रैंडमली स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लैक्सी कैप, जो मन में आया, क्वांट फंड सब खरीदा है, 75 लाख का पोर्टफोलियो, तो क्या नुकसान है? ठीक है, हो सकता है शायद अगर और अच्छे से किया होता तो थोड़ा और पैसा होता, बट स्टार्ट तो किया। अगर वही पैसा कहीं और ऐसी जगह पड़ा होता जहाँ 5-6% रिटर्न आता, हाँ, तो उतना भी नहीं होता। तो यहाँ तो कम से कम डबल डिजिट रिटर्न आ रहा होगा, आई एम अज्यूमिंग। हाँ, एंड नाउ यू पुट योरसेल्फ इन पोजीशन कि उसको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है शायद उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज भी ली हो जिसकी जरूरत नहीं है। हाँ, कि साधु बहुत सारे स्मॉल कैप्स हैं, पता नहीं कल को मार्केट गिर जाएगा तो नुकसान भी होगा उसका। और खासकर अगर स्टॉक लिए हुए हो फंड में, तो फिर भी प्रोबेबिलिटी है कि आपको दे देगा। हाँ, तो कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सूप मतलब वो जो अनाज छोड़ने के लिए करते हैं ना पुराने जमाने में, तो जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे ही उड़ाए। आपके जीवन में एडवाइजर की जरूरत कब है? एक और जरूरत है, वो ये कि बहुत सारा उठा के मैंने अपनी चीज ले ली है पोर्टफोलियो में, मीनिंगफुल है कि नहीं है पता नहीं, स्टॉक ले लिया है, वो डिलिस्ट हो चुका है, ट्रेड नहीं हो रहा है, फलाना है, कंपनी है नहीं है, लिक्विडिटी का इशू है, तो मुझे एक ऐसा एडवाइजर चाहिए जो सूप की तरह हो, मेरे पोर्टफोलियो को मीनिंगफुल बनाए, सार सार को गही रहे, जो अच्छी चीज़ है वो रखे रहे, थोथा दे ही उड़ाए, जो कचरा है उससे मुझे निजात दिलाए। तो वही है कि 36-35 लेके खरीद के रख लिया है और अभी करना क्या है उसका मालूम नहीं है, तो आप एक अच्छा एक एडवाइजर चुन के दें। ये मेरा डिस्कशन भी हुआ है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि स्टार्ट तो लोग कर लेते हैं, लेकिन जब एक सर्टेन साइज का पोर्टफोलियो हो जाता है तब उसको बहुत ज़रूरत पड़ती है एक एडवाइस की कि मैं अब क्या करूँ उसका। ठीक है, स्टार्ट तो कर ही लेता है। बहुत बोरिंग सा सवाल है, बट इसको एड्रेस कीजिए कि मतलब आप जैसे भी करना चाहें कि तो सही मायने में कैसे बनता है पैसा। मतलब मैंने अपना टेम्परामेंट ठीक किया,
ठीक है, मैंने पैसे भी बचा लिए, ठीक है, और मैंने ये भी कर लिया कि ठीक है मेरा गोल है मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम लेना है, तो मुझे अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से स्ट्रक्चर करना चाहिए। मैं जैसे आई एम अ यंग चैप 30 ईयर्स ओल्ड, मैंने डिसाइड किया आई विल टेक केयर ऑफ माई मनी। तो क्या अप्रोच रहनी चाहिए, कोई यंग बंदा कोई सुन रहा है, यंग ओल्ड 35, अगर मेरा 15-20 साल का हॉराइजन है, तो क्या अप्रोच रहनी चाहिए सो दैट आई अचीव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम of all that thing that you have told us. So on your journey to achieve your financial freedom, आपके ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव भी आएंगे, राइट। स्पेशली अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं, तो उन बच्चों की पढ़ाई, आपको फॉरेन वेकेशन या वेकेशन पे घूमने जाना है ना, हायर स्टडीज उनकी है, उस सब के लिए भी प्रावधान करने की जरूरत है। तो कुछ गोल्स होंगे जो मीडियम टर्म होंगे, कुछ गोल्स होंगे जो लॉन्ग टर्म होंगे, तो उसको कंपार्टमेंटलाइज कर दीजिए। तो आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम वाला गोल है वो आपका लॉन्ग टर्म गोल है, तो वहाँ पे आप यू कैन गो 100% इक्विटी और आप इन्वेस्ट करते रहिए। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि जैसे जैसे आपकी सैलरी या कमाई बढ़ती जाए वैसे वैसे उसको टॉप अप करते चलिए हर साल, है ना। और जहाँ तक हो सके मुक्त हस्त से करिए, ज़रा ओपन हैंड से करिए। तो एक जो फॉर्मूला है कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग, उसको थोड़ा बदल दीजिए, उसको इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंस करिए कि इतना पैसा मुझे बचाना ही बचाना है, उसके बाद जो बचेगा वो खर्च करूँगा। और उसमें जो परिवार का सहयोग है, क्योंकि किसी की खुशियाँ मार के या सामने वाला ये सोचे कि अरे मेरी खुशियाँ मार रहा है ये व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की, तो उनको साथ में ले के समझाने की भी उतनी ज़रूरत है कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ। इवेंचुअली हम सबको इसका फ़ायदा होना है। या तो 45 में मैं नौकरी छोड़ के मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम पा जाऊँ और अपना काम शुरू करूँ, या 47 में कंपनी मुझे निकाल दे। तो वो 47 में निकालने की अवस्था से पहले 45 में मुझे इतना सब कुछ हो जाए। तो कंपार्टमेंटलाइज करिए उन चीज़ों को और उन गोल्स को। तो जहाँ आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है वहाँ ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, है ना। और जो लॉन्ग टर्म गोल है वहाँ पे इन्वेस्ट करिए। और थोड़ा एज आई सेड कि कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला है उसमें अगर आप देखिए कि रेट आपके हाथ में नहीं है, रिटर्न आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है कि अगर आप जल्दी शुरू करिए तो समय आपके हाथ में है, और समय की वजह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। और दूसरी चीज़ जो टू एन एक्सटेंट आपके हाथ में है कि जैसे हर साल आपका इंक्रीमेंट होता जाए या कमाई, अगर आप बिजनेस में है तो कमाई बढ़ती जाए, उसको निवेश को आप बढ़ाते जाइए विथ अ कमिटमेंट टू योरसेल्फ, है ना। तो अगर आप वो चीज़ पे कायम रहेंगे। और तीसरी चीज़ आज के ज़माने में जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि देयर इज़ लॉट ऑफ नॉइस अराउंड यू, उस नॉइस से अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो उसका उदाहरण मैं ऐसे देता हूँ कि अगर आप जो ज़्यादा खिलाड़ी जिन्होंने बहुत रन बनाए हैं, अगर आप देखिएगा उनका परसेंटेज ऑफ प्लेइंग डिफेंसिव या परसेंटेज ऑफ लीविंग द बॉल इज़ वेरी वेरी हाई। तो उन्होंने उन गेंदों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जो उनके लिए खतरा बन सकती थी। टेम्पटेशन वहाँ पे भी हुआ रहेगा कि अरे यार शॉर्ट पिच बॉल है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप मारता हूँ इसको 100 हरकट, लेकिन वहाँ पॉइंट पे एक फील्डर खड़ा है, तो उसने जान लिया कि वो रिस्क है, तो उसने उसको छोड़ दिया कि अपॉर्चुनिटी है ना, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं करता रहूँगा, ये टेस्ट मैच है। तो टेस्ट मैच को T20 के हिसाब से नहीं खेलना है, टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह से खेलना है। तो उस जीवन भी क्या है, इन्वेस्टमेंट जर्नी भी क्या है, आपका टेस्ट मैच है। मुझे दौड़ने का शौक है तो कई बार मैं मैराथन का उदाहरण देता हूँ। आपको पहला 3 किलोमीटर कितने में हुआ है उससे मायने नहीं रखता, आपको 21 किलोमीटर तक दौड़ने की आपके में क्षमता होनी चाहिए। उस दौरान आप तमाम उतार चढ़ाव के अगर आप रनिंग करें तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे इमोशन से आप गुजरते हैं। हो जाएगा यार, ये नहीं होगा यार, गिर जाऊंगा यार, तकलीफ हो रही है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन आपका उद्देश्य है कि मुझे 21 पे पहुंचने तभी रुकना है। तो अगर उस टेम्परामेंट के साथ जाए तो ये जो तीसरी चीज़ मैंने बताई कि आपके आसपास बहुत शोर है और एक्सपर्ट एक ढूंढी 1000 मिलेंगे, है ना। वो भी मिल जाएगा जिसने कभी खुद इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन आपको बता देगा कि इन्वेस्टमेंट कैसा
इक्विटी में करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि सलाह लेते समय भी एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि ये पर्सनल फाइनेंस है, वेयर पर्सनल कम्स बिफोर फाइनेंस, इट इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। तो आपका गोल, तो देयर इज़ नो थंब रूल, आपका गोल मेरे गोल से बिल्कुल भिन्न होगा, क्योंकि आपके रहने का तरीका अलग है, मेरे रहने का तरीका अलग है। आपने इस पे शायद एक ट्वीट भी किया था कुछ कि टीवी पे एक्सपर्ट कुछ बताता है तो आपको देख के नहीं बताता क्या है। बिल्कुल, तो वो आपको जानता नहीं है। तो जैसे आप सलाह लेते हैं, आप बोलते हैं कि कौन से स्कीम में पैसा डालूं, अच्छा वो भी बता देता है आपको है ना, वो भी बता देता है, लेकिन बात है कि वो आपको जानता तो है ही नहीं। उसको तो मालूम ही नहीं कि आप कितने कर्ज में डूबे हुए हैं, उसको तो मालूम ही नहीं कि 6 महीने में आपके यहाँ पे बहन की शादी है आपके। उसने तो बोल दिया कि फलाना स्मॉल कैप में डाल दो पैसा। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप उससे सलाह लें जो आपको जानता है, आपके स्वभाव को जानता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप पैनिक तो नहीं होते बाजार गिरता है तो, या जब भी आपको पहली बार उसने एक्वायर किया बतौर क्लाइंट, तब से लेकर आप आज तक वो आपको कितना एम्पावर कर रहा है, आपको कितना समझाने की कोशिश कर रहा है कि बाजार, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, जैसे एक लोगों को गलतफहमी होती है कि फिक्स्ड इनकम मार्केट इज बेटर, या वोलेटिलिटी नहीं होती, होती है, कम होती है, एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फिक्स्ड। फिक्स्ड इज फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। कई लोग आपको मिल जाएंगे, वो कहेंगे अरे मैं तो सिर्फ एफडी में पैसा डालता हूँ, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ भारतेंद्र जी कि 1999 में 1999 में किसी ने एक बैंक की एफडी की जो कि 16% पे मिल रही थी, 15-16% पे मिल रही थी, 5 साल के लिए डाला पैसा, और गोल है 10 साल बाद, यानी 2009 में पैसा चाहिए। तो वो ये सोच के कि भाई 5 साल की एफडी अवेलेबल है, मैं कर देता हूँ। 2004 में जब वो रिन्यू करने गया तो उसको 16 नहीं मिलेंगे कितने मिले होंगे अंदाजा लगाइए, 5.5%। तो गोल अचीव होगा? नहीं होएगा अचीव। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फिक्स्ड। फिक्स्ड इज फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो अगर आपका मीडियम टर्म गोल है 16%, 15% से हो गया अचीव, हो गया होगा, लॉन्ग टर्म गोल नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए कंपार्टमेंटलाइजेशन करना जरूरी है। मैं आपकी बात और जनरली अगर सोचा जाए तो बहुत सिंपल नहीं है कि आप पैसा बचाइए, कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कीजिए, और शायद आप कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉपर टाइम दें मार्केट में तो आपका पैसा बनेगा। तो फिर क्यों सब लोग पैसा नहीं बना पाते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है? एक्चुअली सिंपल से ज़्यादा सिंपल है, इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है? इजी इसलिए नहीं कि सबसे बड़े दुश्मन आप खुद हैं। बेंजामिन ग्राहम का एक स्टेटमेंट है, मतलब वॉरेन बफेट जो गुरु थे, वो भी कहते हैं ना कि इन्वेस्टर का शत्रु इन्वेस्टर खुद है। वो कैसे है कि हम अपने पैसे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो आप अपने इंद्रियों पे कितना कंट्रोल करते हैं वो डिसाइड करता है। और उस दौरान और परिस्थितियां भी हो सकती हैं कि कोई व्यक्ति, ठीक है, हो सकता है कि बहुत कंट्रोल करके चल रहा हो, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई, अब वो एक लक फैक्टर भी है। लेकिन ज़्यादातर लोग पैसे इसलिए गवाते हैं या नहीं बना पाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि उनको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उसको कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। इन्वेस्टिंग जितनी ज़्यादा बोरिंग होगी, उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपकी वेल्थ क्रिएट करने की बढ़ जाती है, वेल्थ क्रिएशन की। और विथ प्रॉपर प्लानिंग, एसेट एलोकेशन आप करते हैं तो खाली पैसा बनाना उद्देश्य नहीं है, पैसे का सदुपयोग, गोल अचीव करना, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो वो पता चला कि 20 साल में आपके पैसे बहुत बन गए, लेकिन जब 5 साल में पैसे की दरकार थी, ज़रूरत थी, उस समय आपके पास पैसे नहीं थे। तो वो अगर आपने गोल प्लानिंग कर ली, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो जो जर्नी है उसमें अलग अलग पड़ाव है, हर पड़ाव का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। उसके बाद 20 साल बाद आप जब सर उठा के देखें कि हाँ अभी मेरा वेल्थ क्रिएट हो चुका है, इस दौरान मेरे पास जो जो गोल्स आए उनको भी मैं
पूरा करता चला गया, तब आप एक सफल निवेशक बनते हैं, तब आप एक हैप्पी इन्वेस्टर बनते हैं। जैसे आपने इनिशियली बोला कि 25 साल का बंदा नहीं सोच पाता है, ठीक है, तो उन लोगों को आप क्या बोलेंगे जो अब नहीं किया, अब स्टार्ट कर रहे हैं, लेट स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ डू दे फिक्स दिस सिचुएशन नाउ? मतलब सब देर आए दुरुस्त आए, है ना। सो अगर आज उस समय नहीं चेत पाए, जो ज्यादातर लोगों के केस में होता है, ज्यादातर लोगों का केस वही होगा शायद, जब वो मिड एज में पहुंचे तब उनको रियलाइज होता है यार मैंने पैसे तो सेव किए नहीं। वो भी कभी होता है, आपको मैं बताऊं, हमारी जनरेशन के लोग जब 35 साल के हो गए, जैसे आज मैं 50 के ऊपर हूँ, तो 70s में, मिड 70s या अर्ली 70s में पैदा हुए लोग, वो उनको 35-36 साल में तब ध्यान में आया कि उसके पहले कोई रिश्तेदार या दोस्त का भाई, दोस्त का चाचा, कोई एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है चिपका के जा चुका है ना, जिसका कि रिटर्न आने वाला कुछ है नहीं। वो सब हो जाने के बाद फिर ध्यान आता है कि नहीं यार, इससे तो बात बनेगी नहीं, तो मुझे निवेश करना शुरू करना चाहिए। कुछ लोग अभी भी नहीं जागते हैं, लेकिन जब जागो तब सवेरा। आप अगर आज पता चला है तो आप हाथ पे हाथ धर के मत बैठे रहो कि अरे अब क्या फ़ायदा है। आप आज से शुरू करो। अभी ये होगा कि अमाउंट ज़्यादा डालना पड़ेगा पहले के मुकाबले, बट भले ही आप पूरी मंजिल तक ना पहुंच पाओ, आधी मंजिल पे तो रहोगे, शुरुआती पॉइंट पे नहीं छूट जाओगे। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप शुरू तो करो। अगर ईश्वर आपके साथ में होगा, आपका टेम्परामेंट आपके साथ में होगा, मार्केट आपके साथ में होगा, तो आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन निवेश करना ज़रूरी है। अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आप एक कुछ समराइज करने के लिए कबीर का या रहीम का या कुछ आप बोलना चाहें तो। हालांकि मैं वो पहले बोल चुका हूँ कि आपको पैसे का आनंद लेना बहुत आवश्यक है। 2-3 चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस जर्नी में, वो है कि आपका टेम्परामेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एडवाइज़र आपका अच्छा होना चाहिए, एडवाइज़र होना चाहिए। आज सोशल मीडिया पे बहुत सारे एडवाइज़र हैं, लेकिन वो आपको जानते नहीं है, हमेशा ये बात का ख्याल रखिए। या फिर वो आपको बताते हैं एक्शन लीजिए। जो एडवाइज़र आपको कम एक्शन लेने की बात करता है ना, वो आपके ज़्यादा फेवर में है, बजाय ज़्यादा एक्शन लेने की। लोग कहते हैं कि हम आपकी रीबैलेंसिंग कर देंगे, और उसका उदाहरण वो देते हैं कि हाइंडसाइट में सब चीज़ अच्छी लगती है। जो बीत गया है, फलाना स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस नहीं अच्छा है, तो हम आपको स्विच करा देते और करा दिए में फ़र्क है ना। तो वो इम्पॉर्टेंट है। टाइम कंपार्टमेंटलाइज करिए अपने गोल्स को, रीबैलेंसिंग करते रहिए इन द सेंस हर 2 महीने 3 महीने पे मत करिए। 1-1.5 साल में आपको शायद ज़रूरत पड़े रीबैलेंसिंग करने की, वो करिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे लगता नहीं कि वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। पैसे का आनंद लीजिए, और इस वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को जब आप चल रहे हैं उस दौरान ऐसे मत करिए कि आपका ज़िंदगी जीना दुभर हो जाए। मतलब इतना भी काट कसर मत करिए, बट एट द सेम टाइम नीड एंड वांट का फ़र्क जानने की कोशिश कीजिए, उसको ध्यान में रखिए। पैसा जब ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी दिन ये डिसाइड होना चाहिए कि इस पैसे को खर्च कैसे करना है, बिकॉज अल्टीमेटली आप यहाँ से लेके कुछ नहीं जाने वाले, है ना। तो बैलेंस रखिए। बैलेंस इस तरह से रखिए कि अरे कल मतलब वो योलो वाला भी स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी वर्किंग लाइफ कम है, रिटायरमेंट लाइफ या लेस इनकम वाली लाइफ बहुत ज़्यादा है। तो उस बात का ज़रूर ख्याल रखिए और उस हिसाब से इन्वेस्ट करिए। तो मेरी आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके जितने श्रोता है, दर्शक हैं, उनको बेस्ट विशेस की एक सफल निवेशक बने। आई होप यहाँ से वो कुछ लेके जाएंगे जो फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक्स।